हम आपकी सेवा में फिर से आपका जो सिलेबस है क्लास 9th और क्लास 10th वही लेकर आए हैं। गौर फरमाइएगा। पहला लाइन है आपके पास, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होता है? पार्श्व विभाज्योतक अथवा कैम्बियन के द्वारा। कहता है, गौर फरमाइएगा, ये हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतक पार्श्व विभाज्योतक अर्थात कैम्बियन के द्वारा। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? पार्श्व विभाज्योतक अथवा कैम्बियन के द्वारा। पार्श्व विभाज्योतक अर्थात कैम्बियन के द्वारा। कहते हैं पौधों में के तनों में परिधि की वृद्धि होती है पार्श्व विभाज्योतक एवं कैम्बियन के द्वारा। बताओ, पौधों की उम्र का पता चलता है, पौधों की उम्र का पता चलता, पौधों की उम्र का पता चलता किसके द्वारा? कैम्बियन के द्वारा। पौधों की उम्र का पता चलता कैम्बियन के द्वारा। पौधों की उम्र का पता चलता किसके द्वारा? कैम्बियन के द्वारा। पौधों की उम्र का पता चलता कैम्बियन के द्वारा। अब पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? पार्श्व विभाज्योतक के कारण। और कैम्बियन के द्वारा पौधों की उम्र का पता चलता है। एक बात बताओ, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? बताओ, पत्ती में कि तना में? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? जल्दी बताओ, पत्ती में कि तना में? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पत्ती में कि तना में? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पत्ती में कि तना में? या तीसरा ऑप्शन 1 और 2 बोथ में। देखते हैं कौन कौन मारता है। प्रकाश संश्लेषण पौधों की उम्र का पता चलता है कैम्बियन के द्वारा। बताओ, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? पत्ती की तना की 1 और 2 बोथ। जल्दी बता। पीडीएफ सामने जो टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है उसी में मिलेगा। जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता दोस्त मेरे, प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? पत्ती में कि तना में कि 1 और 2 बोथ में? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा पत्ती और तना दोनों में। पत्ती और तना दोनों में। चला, हरे पार्ट जो होते हैं तने के उसमें होता है प्रकाश संश्लेषण, जो हरा पार्ट होता है उसमें भी होता है प्रकाश संश्लेषण। कहते हैं रुधिर में ही बताए थे, चला पीछे। रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं है? प्लेटलेट वास्तविक कोशिका नहीं है। और प्लेटलेट शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाता है। 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 प्लेटलेट की अगर हम बात करें, शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाता है कौन? प्लेटलेट। शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाता है कौन? प्लेटलेट। रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं है? प्लेटलेट वास्तविक कोशिका नहीं है। शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाता है कौन? प्लेटलेट। शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाता है कौन? प्लेटलेट। हिपेरिन रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। और कहेगा रुधिर में वास्तविक, चला जो वैसे क्वेश्चन, अब तुम कहोगे गाजर में कौन विटामिन होता है? विटामिन ए। ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी तुम जानते हो। दोस्त मेरे, जो नहीं जानते हो वो हम लेके आए हैं। कहते हैं रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं है? प्लेटलेट वास्तविक कोशिका नहीं है। रुधिर में प्लेटलेट वास्तविक कोशिका नहीं है। शरीर के बाहर यह रक्त का क्या बनाता है? थक्का बनाता है। किसके अत्यधिक खींचे जाने पर मोच आ जाता है? जल्दी बताओ। लिगामेंट के अत्यधिक खींचे जाने पर मोच आ जाता है। बताओ तो लिगामेंट किसको जोड़ता है? लिगामेंट जो है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। और दूसरा हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है। हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है। जल्दी बताओ, लिगामेंट जो है किससे किसको जोड़ता है? हड्डी से हड्डी को कि हड्डी से मांसपेशी को? गुरुजी, आपका एक चला मधुबनी से है जो रेलवे में जॉब में है और आपको दिल से थैंक्स कह रहा था। अरे वेरी गुड। बताइए चला जी, व्हाट इज द आंसर? क्या हो जाएगा? लिगामेंट जो है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है कि हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है? जल्दी बता, 1 की 2? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? लिगामेंट किससे किसको जोड़ता है? हड्डी से हड्डी की हड्डी से मांसपेशी को? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। और हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है टेंडन। हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है टेंडन। हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है कौन? टेंडन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिगामेंट जो है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है।
हर हर महादेव, जल्दी बताइए। लिगामेंट जो है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। लिगामेंट की अगर हम बात करें तो लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट क्या करता है दोस्त मेरे? लिगामेंट क्या करता है, जल्दी बता। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है टेंडन, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है टेंडन। किसके अत्यधिक खींच जाने पर मोच आ जाता है? लिगामेंट के अत्यधिक खींचे जाने पर। कंडरा एक संरचना है, कंडरा एक संरचना है जिसको हम टेंडन कहते हैं, जो जोड़ने। कंडरा जिसको हम टेंडन के नाम से भी जानते हैं, ये पेशी से अस्थि यानी मांसपेशी से अस्थि को जोड़ने का काम करता है। अभी तुरंत आपको हम बताए हैं। अगला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिकनी पेशियां पाई जाती है कहां पर? देखो गर्भाशय में चिकनी पेशियां हैं, धमनी सिरा, ये सब चिकनी पेशियां, तब न चला रक्त का बहना हो पाता है, गर्भाशय में गर्भ का धारण होना हो पाता है। तो कहते हैं गर्भाशय, धमनी और सिरा, ये तीनों के तीनों। बताओ भ्रूण में पोषण किसके द्वारा होता है? भ्रूण में पोषण किसके द्वारा होता है? एक है गर्भाशय के द्वारा, एक है गर्भाशय के द्वारा, और दूसरा है प्लासेंटा के द्वारा। दूसरा है प्लासेंटा के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा। भ्रूण में पोषण किसके द्वारा होता है? भ्रूण में पोषण होता है गर्भाशय के द्वारा कि प्लासेंटा के द्वारा? जल्दी बताओ। भ्रूण में, जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? भ्रूण में जो पोषण होता है किसके द्वारा? गर्भाशय के द्वारा कि प्लासेंटा के द्वारा? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? भ्रूण में पोषण होता है दोस्त मेरे प्लासेंटा के द्वारा। भ्रूण को पोषण मिलता है प्लासेंटा के द्वारा। भ्रूण को पोषण मिलता है किसके द्वारा? प्लासेंटा के द्वारा। आकृति और कार्य तथा उत्पत्ति, आकृति कार्य तथा उत्पत्ति समान कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है उत्तक। हम बोले थे तुमको कि दोस्त मेरे एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है शरीर। एमिनो अम्ल से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है शरीर, शरीर से बनता है शरीर, शरीर से आपका यही हो गया शरीर ही। एमिनो अम्ल से बनता है उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर। उत्तक की हमेशा ध्यान रखना समान होता है, उत्तक समान होता है। एमिनो अम्ल से बनता है उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से क्या? शरीर। और उत्तक जो होता है वो क्या होता है दोस्त मेरे? समान होता है। उत्तक क्या होता है? समान होता है। उत्तक क्या होता है दोस्त मेरे? समान होता है। देख लो, एमिनो अम्ल से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है शरीर। और उत्तक क्या होता है दोस्त मेरे? समान होता है। तो क्वेश्चन, आकृति कार्य तथा उत्पत्ति समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। जल्दी से इसको लिख लो। और पिछले क्लास से ही हम आपको बता रहे हैं कि उत्तक जो होता है दोस्त मेरे, वह उत्तक क्या करता है? उत्तक समान होता है और उत्तक से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। जल्दी लिख। बताओ, मूत्र में गंध किसके कारण होता है? मूत्र में गंध या मछली में गंध, या मछली में जो गंध होता है सड़ी हुई मछली में, ये अमोनिया के कारण होता है। ये अमोनिया के कारण होता है। मूत्र में गंध या मछली में गंध जो होता है ये अमोनिया के कारण होता है। मूत्र में गंध या मछली में जो गंध होता है किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है। मूत्र में गंध या मछली में गंध होता है अमोनिया के कारण। एमिनो अम्ल से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर का निर्माण होता है। पौधे की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है? शीर्षस्थ विभाज्योतक। अब पार्श्व विभाज्योतक से मोटाई बढ़ती है। पार्श्व का मतलब देखो, ये अगर ये शीर्ष वाला बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ जाएगा। आई पार्श्व, ये है पार्श्व, ये जो है ये पार्श्व बढ़ेगा तो मोटाई बढ़ जाएगा, और शीर्ष वाला बढ़ेगा तो ऊंचाई बढ़ जाएगा। पार्श्व बढ़ेगा तो मोटाई बढ़ जाएगा, और शीर्ष वाला बढ़ेगा तो ऊंचाई बढ़ जाएगा। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? पार्श्व विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक से मोटाई बढ़ती है, पार्श्व विभाज्योतक से मोटाई बढ़ती है। और शीर्ष विभाज्योतक से, शीर्ष विभाज्योतक से, शीर्ष विभाज्योतक से, शीर्ष विभाज्योतक से, शीर्ष विभाज्योतक से लंबाई बढ़ती है। इसको एकदम चला नोट कर लो। विभाज्योतक दो प्रकार के होते हैं, एक पार्श्व एक शीर्ष।
एक पार्श्व विभाज्योतक, एक शीर्ष विभाज्योतक। पार्श्व विभाज्योतक ऐसे मोटाई बढ़ाएगा दोनों तरफ, और शीर्ष विभाज्योतक लंबाई बढ़ाएगा। शीर्ष विभाज्योतक जो है वो क्या बढ़ाएगा, लंबाई बढ़ाएगा। बताओ प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन है? प्रकाश संवेदी हार्मोन हम बताए थे, बताओ जल्दी से, प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन है? एक वो है ऑक्सीन, 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 और दूसरा है जिब्रेलिन, और दूसरा है जिब्रेलिन। ऑक्सीन और जिब्रेलिन। प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन है? ऑक्सीन और जिब्रेलिन। प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन है? ऑक्सीन और जिब्रेलिन। अरे देखो एगो बच्चा बड़ा सुंदर कमेंट्स कर रहा है, सर आपको दिल से थैंक यू, हम आपका बहुत सारा वीडियो देखे हैं, बहुत सपोर्ट मिला था, इस बार दरोगा बन गए, थैंक यू सर। वाह क्या बात है दोस्त मेरे, दरोगा बन गया मेरा चलवा। देखो ये तो चला फक्र की बात है, और आपके यहाँ ये मेहनत है कि आप देखिए, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आप देखिएगा तो हो जाएगा। कहते हैं प्रकाश संवेदी हार्मोन है ऑक्सीन और जिब्रेलिन। जल्दी बताओ क्या है? ऑक्सीन। जिब्रेलिन वृद्धि हार्मोन है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है, और एब्सेसिव अम्ल हम बोले थे पतझड़ के लिए जिम्मेवार है। कोशिका विभाजन अभी तुरंत बताए थे, कोशिका विभाजन किस तक सीमित है? विभाज्योतक कोशिकाओं तक सीमित है। कोशिका विभाजन जो है ये विभाज्योतक कोशिकाओं तक ही सीमित है। सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होता है? कैम्बियन में। सक्रिय विभाजन कैम्बियन में होता है, जिसके कारण उसका फैलाव हो जाता है। सक्रिय रूप से विभाजन जो होता है वो किसमें होता है दोस्त मेरे? सक्रिय विभाजन कोशिकाओं में होता है। किसमें? कैम्बियन में। एकदम याद रखना। और कैम्बियन से ही चला उम्र का भी पता चलता है। कैम्बियन से किसका पता चलता है? उम्र का पता चलता है। कैम्बियन से उम्र का पता चलता है। अब देखो कहते हैं घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता में बढ़ती है? अंतर्वेशी विभाज्या। अंतर्वेशी मतलब कहता है घास के तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता में बढ़ती है? अंतर्वेशी विभाज्या मतलब किसी के अंदर जो विभाजन होता है उससे घास की लंबाई में वृद्धि होती है। किसी भी कोशिका के अंदर, अंतर्वेशी मतलब कोशिका के अंदर जो विभाजन होता है उसी के कारण चला घास की लंबाई बढ़ती है। अगला है कुट्टिम उपकला, किसका नाम है? ये तो चला नाम है, सल्की उपकला का दूसरा नाम है कुट्टिम उपकला, बट याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। अब देखो अगला क्या कहता है? कहता स्तंभकार उपकला शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? अमाशय और आंत में। स्तंभकार उपकला होता है दोस्त मेरे ये छोटी आंत में, ये उंगलीनुमा संरचना होता है जिसको हम लोग विली कहते हैं। विली कहते हैं। कहां होता है दोस्त मेरे? ये छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में उंगलीनुमा संरचना होता है जिसको हम लोग विली कहते हैं, और विली ये भोजन रस का अवशोषण करता है। विली की अगर हम बात करें तो ये भोजन रस का अवशोषण करता है। ये भोजन रस का अवशोषण करता है। ये भोजन रस का क्या करता है? अवशोषण करता है। भोजन रस का अवशोषण करता है। देख लो कहते हैं छोटी आंत में ये विली उंगलीनुमा संरचना होता है जिसको हम विली कहते हैं, जो भोजन रस का अवशोषण करता है। एक पूछेगा फेफड़ा में, फेफड़ा में दोस्त मेरे एल्वियोली होता है। फेफड़ा में एल्वियोली होता है जो गैसों का विनिमय करता है, जो गैसों का विनिमय करता। देख लो फेफड़ा में होता है दोस्त मेरे एल्वियोली, फेफड़ा में होता है एल्वियोली जो गैसों का विनिमय करता है। छोटी आंत में होता है विली जो भोजन रस का अवशोषण करता है, जो भोजन रस का अवशोषण करता है, जो भोजन रस का क्या करता है? अवशोषण करता है। देख लो स्तंभकार उपकला, स्तंभकार यही हुआ, स्तंभ मतलब उंगलीनुमा। यह स्तंभ के आकार का जो उपकला होगा शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? अमाशय और आंत में पाया जाता है। ये कहते हैं छोटी आंत में विली होता है। विली क्या करता है? भोजन रस का अवशोषण करता है। और फेफड़ा की अगर हम बात करें, फेफड़ा में एल्वियोली होता है जो गैसों का विनिमय करता है। फेफड़ा में एल्वियोली होता है जो गैसों का क्या करता है? विनिमय करता है। एकदम लिखने का टाइम देंगे, लिखिए, लिखने का टाइम एकदम देंगे, जल्दी बताइए। फेफड़ा एल्वियोली गैसों का विनिमय करता है। छोटी आंत में विली होता है जो भोजन रस का अवशोषण करता है। हम चला आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन भी देने जा रहे हैं, बहुत जल्द आपको एक दो दिन में के अंदर मिल जाएगा। 2-3 दिन इस सप्ताह में आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे देंगे, एक बार उसको भी लगा लीजिएगा।
थोड़ा क्लीन लिखिए दोस्त मेरे, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग गड़बड़ है, एकदम जल्दी से लिख लीजिए। और चला एकदम शांति से पढ़ना होगा, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, चुपचाप पढ़ाई करना होगा। ऐसा नहीं कि हम तरह शायरी मार मार के हंसाएंगे, चुपचाप पढ़ना होगा। बताओ कैसे? फेफड़ा में अल्वियोली होता है जो गैसों का विनिमय करता है, छोटी आंत में विली होता है जो भोजन रस का अवशोषण करता है। किस प्रकार के उत्तक ग्रंथियां बनाता है? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक जो होता है चला दोस्त ये ग्रंथियां बनाता है। फिर कहता है गर्तिकामय उत्तक। गर्तिकामय उत्तक कौन है? संयोजी उत्तक। और संयोजी उत्तक का एग्जांपल है दोस्त मेरे हड्डी और रक्त। ये रक्त और रक्त तरल संयोजी उत्तक है। गर्तिकामय, गर्तिकामय उत्तक क्या है? इसको संयोजी उत्तक जितना है उसका दूसरा नाम गर्तिकामय उत्तक भी है। और संयोजी उत्तक का दूसरा नाम क्या है? हड्डी और रक्त है। रक्त तरल संयोजी उत्तक है, पिछले क्लास में हमने बताया था। बता, सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया था? रॉबर्ट विटेकर ने किया था। सजीव वर्ग का वर्गीकरण, कि सजीव के वर्गों का वर्गीकरण किसने किया था? रॉबर्ट विटेकर ने किया था। किसने किया था दोस्त मेरे? रॉबर्ट विटेकर ने किया था। ब्रायोफाइटा के अधीन आता है मर्चेंटिया जीनस। इचला पूछता है अधिकतर कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है? मर्चेंटिया जीनस जो है ये ब्रायोफाइटा में आता है। जिन मछलियों में जबड़ा नहीं होता है क्या कहलाता है? जिन मछलियों में जबड़ा नहीं होता उसको एनाथा के नाम से जानते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं जिन मछलियों में जबड़ा नहीं होता उसको एनाथा के नाम से जाना जाता है। जिन मछलियों में जबड़ा नहीं होता उसको एनाथा के नाम से जानते हैं। नेफ्रीडिया किसका उत्सर्जी अंग है? नेफ्रीडिया दोस्त मेरे संग एनालिडा। एनालिडा का जो उत्सर्जी अंग है वो कौन है? नेफ्रीडिया है। कहते हैं नेफ्रीडिया जो है एनालिडा का उत्सर्जी अंग है। इस सबको एक बार देख लीजिएगा, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किस वर्ग के पौधों में पादप वर्ग में उभयचर कहा जाता है? तो महाभिबियाय, एम्फीबियाय जितना ब्रायोफाइटा है सबको उभयचर के नाम से जाना जाता है। जितना ब्रायोफाइटा है इस सबको उभयचर के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा किस वर्ग के पौधों के पादप वर्ग को उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? प्रोटोजोआ में आता है। अमीबा किस में आता है? प्रोटोजोआ में आता है। और दोस्त मेरे मलेरिया जो है, मलेरिया रोग किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया में अगर कहेगा वाहक कौन है, वाहक कह देगा तो मादा एनोफ्लीज मच्छर है। मादा एनोफ्लीज मच्छर है। मादा एनोफ्लीज मच्छर है। और कारक कह देगा तो प्रोटोजोआ है। कारक की अगर बात करेगा तो प्रोटोजोआ है। कारक की अगर बात करेगा तो प्रोटोजोआ है। वाहक कौन है? मलेरिया का वाहक मादा एनोफ्लीज है। मलेरिया का वाहक मादा एनोफ्लीज है और कारक प्रोटोजोआ है। एकदम एक लिख लो, चला ही पूछेगा दोस्त मेरे, बढ़िया से देख लो। वाहक जो है मादा एनोफ्लीज है, कारक प्रोटोजोआ है। वाहक मादा एनोफ्लीज है, कारक प्रोटोजोआ है। मलेरिया का वाहक कौन? मलेरिया का वाहक मादा एनोफ्लीज। कारक कौन है? प्रोटोजोआ। कारक कौन है दोस्त मेरे? प्रोटोजोआ। कारक कौन है? प्रोटोजोआ। अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है? प्रोटोजोआ वर्ग का प्राणी है। मलेरिया वाहक कौन है? मादा एनोफ्लीज। कारक कौन है? प्रोटोजोआ। कारक कौन है? जल्दी लिख। मलेरिया का वाहक मादा एनोफ्लीज, कारक प्रोटोजोआ। अमीबा और पैरामीशियम किस संघ में आते हैं? प्रोटिस्टा में। अमीबा और पैरामीशियम जो है दोस्त मेरे प्रोटिस्टा संघ में आते हैं, याद रखना होगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा याद रखिए। फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस किस संघ के जंतु है? टेप वर्म है। टेप वर्म संघ के जंतु है। एक चीज और ध्यान रखना, कंपोस्ट बनाने के लिए, कंपोस्ट देखो चला, जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा ये जनरल ट्रेंड से थोड़ा हटके है तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जनरल ट्रेंड में वो जो कहिएगा गाजर में कौन सा विटामिन होता है, रतौंधी कौन सा विटामिन से होता है, वो सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अलग हट के सिलेबस है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। और जो आप पढ़े हैं वो तो पढ़वे किए हैं, गाजर में कौन सा विटामिन होता है। कंपोस्ट खाद जो है ये वर्मी कंपोस्ट से बनता है। कंपोस्ट खाद को हम लोग वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। कंपोस्ट खाद को हम लोग वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। अगला कहता है पेरिफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है? स्पंज है। पेरिफेरा जितना है ना चला सब स्पंज वर्ग में आता है। पेरिफेरा आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है मकड़ी। मकड़ी जो है ये आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। उसके बाद आ जाओ मोलस्का फाइलम का जंतु कौन है? ऑक्टोपस। और एक चीज और ध्यान रखना चला, घोंघा पूछता है। घोंघा जो है तापमान के अनुसार लिंग परिवर्तन करता है। तापमान के अनुसार लिंग परिवर्तन करता है।
तापमान के अनुसार लिंग परिवर्तन करता है। तापमान के अनुसार क्या करता है दोस्त मेरे? लिंग परिवर्तन करता है। लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको क्वेश्चन पूछेगा घोंघा, ये तापमान के अनुसार लिंग का परिवर्तन करता है। घोंघा की अगर हम बात करें तो ये तापमान के अनुसार लिंग का परिवर्तन करता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मोलस्का का जो कवच होता है, मोलस्का का जो कवच होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और घोंघा की अगर हम बात करें, ये तापमान के अनुसार अपना लिंग परिवर्तन करता है। मोलस्का फाइलम का जंतु कौन है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का जंतु है। आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घोंघा तापमान के अनुसार अपने लिंग का परिवर्तन करता है। तुमको क्वेश्चन पूछेगा कौन तापमान के अनुसार अपने लिंग का परिवर्तन करता है? घोंघा। कौन? घोंघा। कौन? घोंघा। घोंघा तापमान के अनुसार अपने लिंग का परिवर्तन करता है। वह कौन सा समूह है? वह कौन सा समूह है जिसमें प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? ऑर्थोपोडा। इसका जो गुहा होता है चला ऑर्थोपोडा का, कंप्लीट दोस्त मेरे, ऑर्थोपोडा का गुहा रक्त से भरा होता है। कंप्लीट रक्त से भरा होता है। सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? जल्दी बता। नील हरित शैवाल में, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। नील हरित शैवाल की अगर हम बात करें, ये प्रोकैरियोटिक वर्ण में आता है। और ये दोस्त मेरे केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? नील हरित शैवाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नील हरित शैवाल में केंद्रक नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नील हरित शैवाल में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गति का एसआई मात्रक क्या है? देखो, कुछ कुछ एसआई मात्रक है जो तुमको पूछता है, उसको लिख लो। जैसे चाल, वेग, गति, इस सब का एसआई मात्रक पूछेगा तो मार देना मीटर पर सेकंड। और अगर हमको त्वरण का पूछेगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर ज्यादा से ज्यादा बल का पूछेगा तो बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। और अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा संवेग का पूछेगा। संवेग का होता है संवेग और आवेग दोनों का, संवेग और आवेग इसका दोनों का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड, या इसको कहते हैं न्यूटन सेकंड। जो पूछेगा चला संवेग और आवेग ये दोनों का मात्रक, इतने पूछेगा, इतना तुम हाईलाइट कर लो, इतना पूछेगा। ज्यादा बहुत ज्यादा गड़बड़ सरबड़ नहीं करना है। अब बहुत टफ कर देगा तब तो कुछ पूछ सकता है। इसको लिख लो चला जल्दी से। इतना पूछ सकता है, इसको लिख लीजिए। चाल, वेग और गति मीटर पर सेकंड, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। दाब का होता है, और अगर थोड़ा डीप में अगर हम चलते हैं तो दाब का आपको पता है पास्कल होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का यूनिट क्या होता है दोस्त मेरे? पास्कल होता है। जल्दी लिख। दाब के यूनिट की बात करोगे तो पास्कल होता है। जल्दी लिख। इतना चला थोड़ा, अगर बिहार पुलिस के लेवल की बात करें तो इतना से आपका काम चल जाएगा। सेफ स्कोर कितना रहेगा आपके टेस्ट में? चला ए और एक दो टेस्ट दे दो फिर बता देंगे। चाल, वेग और गति मीटर पर सेकंड, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, संवेग या आवेग केजी मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड। दाब का यूनिट हो जाता है पास्कल। दाब का यूनिट हो जाता है दोस्त मेरे पास्कल। जल्दी लिख, इतना से क्वेश्चन पूछेगा। पीडीएफ सामने जो यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में आप चले जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला बता, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। ये देख लो चला, अगर यहां से यहां हम जाते हैं और ये इसको कहते हैं दूरी, इसको कहते हैं दोस्त मेरे न्यूनतम दूरी। इसको कहते हैं न्यूनतम दूरी, या न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। और अगर सीधी सड़क पे चलोगे तो यही दूरी होगा और यही विस्थापन होगा। सीधी सड़क पर जब चलोगे तो यही दूरी होगा और यही विस्थापन होगा। सीधी सड़क पर चलोगे दोस्त मेरे तो यही दूरी होगा और यही विस्थापन होगा। सीधी सड़क पर। अगर टेढ़े मेढ़े सड़क पर चलोगे तो जो टेढ़ा मेढ़ा होगा वो दूरी होगा, जो सीधा होगा वो विस्थापन होगा। और ये हमेशा ध्यान रखना कि दूरी हमेशा छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। दूरी हमेशा बड़ा होगा, देख लो ये बड़ा होगा या बराबर होगा। तो दोस्त मेरे ये हमेशा ध्यान रखना, दूरी बिहार दरोगा का क्वेश्चन है इस बार का। दूरी बटा विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन
दूरी बटा विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, चूंकि दूरी बड़ा या बराबर होगा, तो बड़ा होगा तो 1 से बड़ा होगा। और अगर यही विस्थापन बटा दूरी कर दे, विस्थापन बटा दूरी कर दे, विस्थापन बटा दूरी कर दे, तो 1 से छोटा और बराबर होगा। जल्दी से लिख लो, यहां से क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम सामने जो लिंक लगा हुआ है ना, पिन किया हुआ है, वही है। आंसर बता दो जल्दी से। इसको ये सीधी सड़क पर चलेंगे, दूरी और विस्थापन समान होगा। और अगर टेढ़ी सड़क पर चलेंगे तो दूरी बड़ा होगा, विस्थापन छोटा, तो बड़ा बटा छोटा 1 से बड़ा। अगर सीधा चलेंगे तो बराबर। विस्थापन बटा दूरी 1 से छोटा या बराबर। जल्दी लिख। ऑफिस से आते हैं रात में तो आपका वीडियो देखते हैं। जल्दी बता चला, आपका टेस्ट कैसे लें हम सब बता देंगे। चला पहले पढ़ाई करो। अगर सीधी सड़क पे, एगो चीज और ध्यान रखना, दूरी का और विस्थापन का दोनों का एसआई मात्रक जो है, दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक मीटर है। दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। अब विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ये ध्यान रखना चला। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी में कोई निश्चित दिशा नहीं होता, यह अदिश राशि है। और विस्थापन की अगर हम बात करें, दूरी एक अदिश राशि है। चला ये समझ लो, यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, नाच नहीं दिखाएंगे तोरा, पढ़ाएंगे। अब पढ़ने के लिए पेशेंस की जरूरत है। और विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश उसे कहते हैं जिसमें निश्चित दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। इसमें निश्चित दिशा नहीं है, ये अदिश है। इसमें निश्चित दिशा है, ये सदिश है। और अगर सीधी सड़क पर चलेगा, दूरी और विस्थापन समान होगा, दूरी और विस्थापन समान होगा। दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक मीटर है। दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक क्या है दोस्त मेरे? मीटर है। दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक क्या है दोस्त मेरे? मीटर है। और दूरी बटा विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विस्थापन बटा दूरी इज लेस देन इक्वल टू 1। एकदम आप सीधी सड़क पर चलेंगे, दूरी और विस्थापन समान होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से लिख। गुरुजी आप साइंस पढ़ाते नहीं, आप सिखाते हैं। हाँ दोस्त मेरे, हम कोशिश करते हैं जो हमको आता है वो आप तक पहुंचा देने का। जल्दी से इसको लिख लीजिए। देखिए दूरी बड़ा है ना, तो बड़ा बटा छोटा इज ग्रेटर देन 1। अगर विस्थापन छोटा है, छोटा बटा बड़ा इज लेस देन 1। आप सीधे सड़क पर अगर चलेंगे तो वही दूरी होगा, वही विस्थापन होगा। इज द राइट आंसर। जल्दी लिख, लिखल हो जाएगा तो बता। क्योंकि चला ये बिहार दरोगा का इस बार का क्वेश्चन है 2023 का, और एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिल रहा ना, हम बता देंगे कैसे पीडीएफ आपको खोजना है। टेस्ट नहीं लगा पा रहे वो भी बता देंगे पहले, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो। अगला, गति में परिवर्तन की दर यानी वेग में परिवर्तन की दर। देखो क्या क्या कहते हैं। पहला, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर कहते हैं कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति। अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देख लो, कार्य करने, ये तीनों चला एक साथ समझो। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जल्दी लिख, जल्दी लिख। बीपीएससी शिक्षक 4 के लिए कब क्लास आएगा? जब आएगा तो बता देंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जल्दी लिख। वेग में परिवर्तन की, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जल्दी से लिख लो। वेग यानी गति, या गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण की इकाई तुरंत बता दिए थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन एवं समय के बीच का ग्राफ का ढाल, देखो चला ये भी बताते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है दोस्त मेरे विस्थापन बटा समय, और त्वरण बराबर होता है
वेग बटा समय, वेग बटा समय। तो विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा और वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। कितना सिंपल है, जल्दी बता। कहते हैं, देख रहा है ना विनोद सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड। कहते हैं विस्थापन बटा समय वेग का ग्राफ वेग का मान देगा, अब वेग बटा समय का ग्राफ त्वरण का मान देगा। एक चीज और ध्यान रखना, जो तुमको पूछता है, जो तुमको पूछता है दोस्त मेरे, कि अगर ये मान लो विस्थापन है, अगर ये मान लो, अगर ये मान लो विस्थापन है, अगर ये मान लो विस्थापन है, तो विस्थापन और समय, विस्थापन और समय के बीच का जो ग्राफ है, ये गौर फरमाना, ये एक समान वेग को देगा। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग को देगा, ये बढ़ता वेग देगा और ये घटता वेग देगा। फिर अगर त्वरण यानी वेग और समय के बीच का ग्राफ देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ देगा, तो ये त्वरण का मान देगा, ये बढ़ता त्वरण, ये घटता त्वरण। देख लो, ये विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, तो ये हो जाएगा दोस्त मेरे एक समान वेग। बढ़िया समझना, ये हो जाएगा एक समान वेग, एक समान वेग। इसमें क्या होगा, बढ़ता वेग, चूंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो बढ़ता वेग। इसमें क्या होगा दोस्त मेरे, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा घटता वेग, घटता वेग। ये हो जाएगा दोस्त मेरे एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। ई हो जाएगा दोस्त मेरे बढ़ता त्वरण, बढ़ता त्वरण। ई हो जाएगा दोस्त मेरे घटता त्वरण, घटता त्वरण। देख लो बढ़िया से, एक समान वेग, बढ़ता वेग, घटता वेग। है देखो, एक समान त्वरण, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। एक समान त्वरण, बढ़ता ऊपर जाएगा बढ़ता त्वरण, नीचे आएगा घटता त्वरण। लिख लो बढ़िया से, फिर समझाते हैं। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। और विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ, ये एक समान वेग है, ये बढ़ता वेग है, ये घटता वेग है। वेग और समय के बीच का ग्राफ एक समान त्वरण, ये बढ़ता त्वरण, ये घटता त्वरण। जल्दी लिख, जल्दी लिख। पीडीएफ कहां मिलेगा हम बता देंगे, पीडीएफ कहां मिलेगा हम बता देंगे, पहले इसको लिख लो। अगर चला ये क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में दिया है तो यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ग्राफ के रूप में, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा। देख लो, विस्थापन समय के बीच का ग्राफ घटता वेग, एक समान वेग, वेग यानी विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण। देखो, वेग और समय के बीच का ग्राफ है, त्वरण देगा, एक समान त्वरण है, बढ़ता त्वरण है, घटता त्वरण है। जल्दी लिख। संभल जरा। हम चला आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी दे देते हैं, हम अपने हिसाब से चला कोशिश करते हैं, आप वो भी पढ़ लीजिए। और भी अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो जरूर पढ़िए। अगर कोई टीचर आपको कहता है कि हम यही दे दिए 10 पन्ना का, एक सब क्वेश्चन लड़ जाएगा, तो जरा बुड़बक बना रहा है। हम क्वेश्चन वहां से आएगा, ये होगा, लेकिन सब क्वेश्चन वगैरह से लड़ जाएगा। ये अगर कोई कह रहा है दोस्त मेरे, मुझे सर आपने साइंस का दीवाना कर दिया है, क्या बात है, इतना भी तारीफ नहीं करो। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। और चलते हैं हम 200 नंबर पे, 200 नंबर पे चलते हैं दोस्त मेरे। 200 नंबर का क्या मामला है, वेग एवं समय के बीच का ग्राफ का ढाल। अभी तुरंत ने बताए थे, वेग और समय के बीच का ग्राफ का ढाल त्वरण का मान देगा। एक वृत्तीय पथ पर विस्थापन होता है, बता चला। वृत्तीय पथ विस्थापन, जहां से चलेंगे अब वहीं पहुंच जाएंगे, जहां से चलेंगे वहीं पहुंच जाएंगे, जहां से चलेंगे वहीं पहुंच जाएंगे। तो वृत्तीय पथ पर विस्थापन होता है शून्य। किसी वृत्तीय पथ पर विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। जल्दी बता, वृत्तीय पथ पर जहां से चलेंगे वहीं पहुंच जाएंगे। जैसे हम यहां से चले देखो 2 मीटर, अब फिर हम यहां आ गए 2 मीटर, तो मेरा दूरी हो गया 4 मीटर, लेकिन विस्थापन मेरा 0 हो गया। बढ़िया समझो, अगर हम यहां से गए दिल्ली 1000 किलोमीटर, अब फिर 1000 किलोमीटर वापस आ गए दिल्ली से फिर पटना, तो भैया मेरा दूरी हो गया 2000 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन हो गया कितना, 0। विस्थापन कितना हो गया, 0। विस्थापन कितना हो गया, 0। तो वृत्तीय पथ पर विस्थापन का मान होता है 0। 72 किलोमीटर पर आवर समतुल्य किसके होगा, ये तो सब बना देगा दोस्त मेरे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना बटा कितना बताओ रे, 5/18 से गुना करना होगा।
और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करना होगा। अब यहां किलोमीटर पर आवर है, इसको 72 गुना 5/18, 18 चौके 72, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आंसर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है तो 5/18 से गुना करना है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना कर देना। 18/5 से क्या कर देना, गुना कर देना। कहते हैं दोस्त मेरे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है 18/5 से गुना कर देना। आप जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग गुना भाग कर भी लेते होंगे। दोस्त मेरे, जो लोग लेट से जुड़ते हैं, 6:15 में हम लाइव होते हैं। 3 घंटा के लिए हमारी टीम लाइव होती है। आप और भी समय मिलता है और चीजें भी पढ़िए, लेकिन आपका जो सिलेबस दिया वो उसको हम पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए 6:15 में जुड़ जाने का। अंतिम समय में जुड़िएगा तो आज जुड़े कल छोड़ दिए, कल जुड़े परसों छोड़ दिए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जल्दी बता। कहते हैं यदि किसी वस्तु में विस्थापन d समानुपाती t स्क्वायर है तो उसका त्वरण एक समान होगा। देखो कैसे, एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s u का मान 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और हाफ भी कांस्टेंट ए भी कांस्टेंट कर देंगे तो s समानुपाती टी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब ये भी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, ये है, a का मान कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। a का मान जो है वो नियत हो जाएगा, a का मान जो है वो नियत हो जाएगा। यानी s की जगह पर, यहां d की जगह पर हम s लिख सकते हैं। कहते हैं s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर दोस्त मेरे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ut की अगर हम बात करें ये 0 होता है, s समानुपाती हाफ ए टी स्क्वायर, और हाफ तो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, s समानुपाती हो जाएगा टी स्क्वायर, जहां a नियत रहता है। जहां a क्या रहता है दोस्त मेरे, नियत रहता है। जल्दी बताओ, s समानुपाती f बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा होगा। ये u प्रारंभिक वेग 0 मान लेते हैं, e टर्म 0 हो जाएगा, हाफ और a कांस्टेंट, s समानुपाती टी स्क्वायर हो जाएगा। s समानुपाती क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। सर आप भगवान से कम नहीं है दोस्त मेरे, ऐसा नहीं है। अब बिहार पुलिस है, अगर सब क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो हमारा तो गरिया भी देगा, वो हम जानते हैं दोस्त मेरे। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर, कौन टीचर चाहता है कि हमारा क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त मेरे कि हमको बीपीएससी टीआरई 3 में साइंस 40 क्वेश्चन में से 36 क्वेश्चन राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और A to Z क्वेश्चन है इसके जहाँ सामान्य विज्ञान से है, लेकिन हम इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं ना। तुम कहोगे कि सर आप जो है वीडियो बना रहे हैं कि मेरे बुक से था, वो तो पढ़ने वाला को अपने पता है। जल्दी बता, जल्दी बता। कहते हैं F समानुपाती क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अगला है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन d समानुपाती टी स्क्वायर है, d समानुपाती टी स्क्वायर, तो उसका वेग होगा समय के साथ समानुपातिक। वेग जो होगा वो समय के साथ क्या होगा, समानुपातिक होगा। यानी वेग बढ़ेगा, समय के जब बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। किसी गतिशील वस्तु पर ब्रेक लगाने पर उसका त्वरण हो जाएगा। ब्रेक लगा, देखो बढ़ता वेग तो त्वरण, बढ़ता वेग अगर होगा तो दोस्त मेरे त्वरण होगा, और ये धनात्मक होगा, ये धनात्मक होगा। और जैसे ही घटता वेग होगा, घटता वेग होगा, घटता वेग मतलब मंद हो जाना, घट जाना यानी मंद हो जाना, इसको कहते हैं मंदन। अब मंदन होगा तो क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, ऋणात्मक हो जाएगा। बढ़ता वेग धनात्मक, घटता वेग ऋणात्मक। बढ़ता वेग तो त्वरण तो धनात्मक, और घटता वेग तो मंदन तो ऋणात्मक। आंसर, बढ़ता वेग तो त्वरण तो धनात्मक, घटता वेग तो मंदन तो ऋणात्मक। बढ़ता वेग तो त्वरण तो धनात्मक, घटता वेग तो मंदन तो ऋणात्मक। जल्दी लिख। इचला, अब बताओ, ब्रेक लगा देंगे तो वेग घटेगा, ब्रेक लगा देंगे तो वेग घटेगा, ब्रेक लगा देंगे तो वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब वेग घट जाएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक की धनात्मक, ऋणात्मक। जल्दी से लिख लो, वेग अगर 10 से 20 हो गया यानी बढ़ गया तो त्वरण यानी धनात्मक। अब वेग अगर घट जाएगा तो मंदन यानी ऋणात्मक। मंदन यानी क्या, ऋणात्मक। मंदन यानी क्या, ऋणात्मक। बढ़ता वेग तो त्वरण धनात्मक, घटता वेग तो मंदन ऋणात्मक। जल्दी लिख, जल्दी। किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगा दिए मतलब वेग घट गया,
वेग घटता, तो वेग घटता तो क्या हो जाएगा, उसका त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। वेग घटेगा तो ऋणात्मक, अब बढ़ेगा तो धनात्मक, बढ़ेगा तो क्या धनात्मक, बढ़ेगा तो क्या धनात्मक। अगला ओडोमीटर, ओडोमीटर का उपयोग क्या चीज के लिए, दूरी के लिए। इसमें चला हम कल कुछ इंपॉर्टेंट मीटर्स तुमको लिखा देंगे जो पूछवे करेगा। ऑडोमीटर का उपयोग क्या चीज के लिए दोस्त मेरे, दूरी नापने के लिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मीटर हम आपको लिखा देंगे जो एकदम पूछवे करेगा। बताओ एकदम सिंपल सा, वेग और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ बताओ, त्वरण का मान देगा, अभी तुरंत पढ़ाए हैं, या विस्थापन का मान देगा। जल्दी से बता दो, अभी तुरंत पढ़ाएं, क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपको पता है कि त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, त्वरण बराबर होता है दोस्त मेरे वेग बटा समय, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो बताओ वेग और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा, जल्दी से बता दो, अभी तुरंत पढ़ाएं हम। वेग और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा, त्वरण का मान देगा। चलो एक और क्वेश्चन हम आज ही के सेट से ले लेते हैं। ये अगर ऐसा टाइप का अगर रहे, ये अगर ऐसा टाइप का रहे, आ यहाँ वेग दे दे, आ यहाँ समय दे दे, आ इस टाइप का दे दे, तो ये बताओ, एक ऑप्शन है बढ़ता त्वरण, आ दूसरा ऑप्शन है घटता त्वरण, आ तीसरा ऑप्शन है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, बढ़ता त्वरण, घटता त्वरण, एक समान त्वरण। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, बढ़ता त्वरण की घटता त्वरण की एक समान त्वरण। और दोस्त मेरे अभी हिस्ट्री वाले गुरुजी आएंगे, आप को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, हिस्ट्री में वो सभी चैप्टर्स हैं जो आप रेगुलर वे में नहीं पढ़ते हैं। गांधी नहीं है, अमेरिकन क्रांति है, नाजीवाद है, जो आप नहीं पढ़ते। थोड़ा पेशेंस के साथ अगर पढ़ लीजिएगा ना तो आपका काम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अगर आप पढ़ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाए, ऐसे है ना, तो बढ़ता की घटता, बढ़ता इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग और अगली कक्षा में।